जय शिव गोरक्ष। जय गुरु गोरक्षनाथ। साथियों और विद्यार्थियों, हम बातचीत कर रहे हैं आधुनिक काल, अधुना, यानी जिन तत्वों पर आज तक विचार नहीं हुआ हो, दैट इज कॉल्ड ऐधुना। ऐधुना में इक प्रत्यय प्रयोगित करने पर आधुनिक शब्द की निर्मिति होती है। यानी आधुनिक काल का जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, और आधुनिक काल की जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं, चाहे वो राजसी हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, कलागत हो, या राजनीति या आर्थिक किसी भी संदर्भ को रेखांकित करती हुई परिस्थितियां हों, तो आधुनिक काल की जो पृष्ठभूमि है, या आचार्य शुक्ल की भाषा में कहें तो गद्य काल की जो पृष्ठभूमि है, आचार्य शुक्ल का दृष्टिकोण एकांगी हो गया आधुनिक काल को लेकर के, क्योंकि कविता तो बहुत पुरजोर बढ़ रही थी। जब कविता समाप्त हो जाए तभी किसी कालखंड को हम गद्य काल के नाम से अभिहित कर सकते हैं। लेकिन आचार्य शुक्ल ने जिस कालखंड को गद्य काल कहा, वास्तव में वो सापेक्ष नहीं था। यही कारण है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उसे आधुनिक काल कहा। और भी सारे बहुत विचारक हैं, हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, जिन्होंने उसे आधुनिक काल की संज्ञा से अभिहित किया। तो आधुनिक काल की क्या पृष्ठभूमि है? पृष्ठभूमि को भी हम नव जागरण व जागरण सुधार काल के संदर्भ में आगे पढ़ेंगे और देखेंगे। नव जागरण आधुनिक काल की प्रक्रियाओं में पहला है नव जागरण। और नव जागरण जो है वो रेनांसा यानी भारतेंदु युग, जागरण जो काल है या पुनर्जागरण काल है। रेनांसा जो है, बात को बिल्कुल प्यार से समझिएगा, जो रेनांसा है यानी पुनर्जागरण, चाहे आप उसे नव जागरण कह दें चाहे पुनर्जागरण कह दें, पुनः प्लस जागरण, दैट इज कॉल्ड पुनर्जागरण। तो यहाँ एक रेनांसा हुआ यानी नव जागरण हुआ। नव जागरण का जो अगला स्टेप है, यानी जागरण काल तो जारी रहे और भाषिक दृष्टि से कुछ सुधार हो, साहित्यिक दृष्टि से कुछ सुधार हो, परिस्थितियों में कुछ सुधार हो, तो ये रहा आपका दूसरा स्वरूप, दैट इज कॉल्ड जागरण सुधार काल। और हिंदी भाषा में सर्वाधिक सुधार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। इसलिए द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से अभिहित किया जाता है और भारतेंदु युग को नव जागरण काल के नाम से संज्ञायित किया जाता है। इन दो कालों के पीछे क्या क्या पृष्ठभूमियां रही? जो आधुनिक कालखंड 1843 से साहित्यिक जगत में चलता है, 1843 में रीतिकाल की समाप्ति हो जाती है, अस्तु 1843 तक और उसके पीछे, और 1843 के बाद भी अगर बातचीत करें तो सन 1900 तक किस किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होता है, उन सब को हम आधुनिक काल की पृष्ठभूमि के रूप में देखते हैं, जिसमें अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव रहा। कुछ प्रभाव भारत के सामाजिक आंदोलनों का भी रहा, कुछ छापे खाने के आविष्कार का भी हुआ, कुछ आवागमन के साधनों के प्रभाव के कारण भी हुआ, कुछ 20वीं सदी में दुनिया के सर्वाधिक जो राष्ट्र हैं वो आज़ाद हुए। अकेली 20वीं सदी में भारत समेत 56 देश आज़ाद हुए। तो वो बदली हुई परिस्थितियां केवल भारत के संदर्भ में ही नहीं थी, वो वैश्विक संदर्भ को भी उजागर कर रही थी। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, 1919 में उसकी समाप्ति, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध। इससे पहले जाएंगे तो 1857 की
क्रांति, उससे पहले भी 1822 की क्रांति। तो आप नवजागरण के नाम से आप इससे भारतेंदु युग के पहले की पृष्ठभूमि, पूर्व की, हम नवजागरण नहीं पढ़ रहे, याद रहे नवजागरण आगे पढ़ेंगे, उसके बाद जागरण सुधार काल पढ़ेंगे, लेकिन हम तत्कालीन पृष्ठभूमि और तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में विचार करेंगे। अब मैं आपको आधुनिकता का अर्थ बता देता हूं। धुना यानी धुनाई, जिस चीज की तुमने धुनाई कर दी, जिस चीज को तुमने धुन लिया, इसका मतलब उसका आपने रस निकाल लिया। इसका अर्थ ये हुआ कि उसका आपने शतवन कर लिया। शतवन कर लिया का मतलब आपने उसके तथ्यगत सत्य को प्राप्त कर लिया। लेकिन दुनिया में कई सारी चीज़ें, कई सारे विचार, कई सारी प्रवृत्तियां ऐसी थी जिनको आपने धुनाई नहीं, जिनका आपने सत्वन किया ही नहीं, जिसका आपने रस निकाला ही नहीं, जिन तथ्यों की आज तक आपने व्याख्या की ही नहीं, क्या नहीं की, व्याख्या की ही नहीं, तो नहीं आ गया तो इसका मतलब इसके क्या लग जाएगा, ए उपसर्ग। जिन चीज़ों को आपने आज तक धुना नहीं, जिनकी व्याख्या नहीं हुई, जिनका सत्वन नहीं हुआ, जिनके तथ्यगत सत्य को आपने पहचाना नहीं, वो चीज़ें अधुना रह गई। उन अधुने तथ्यों पर विचार सर्वाधिक इस कालखंड में हुआ। तो अ उपसर्ग है, मूल शब्द है धुना, और दैट इज कॉल्ड आधुनिक। तो ये तो हुआ आधुनिक। और इससे संबंधित जब कोई चीज ज्यादा होती है तो दैट इज कॉल्ड आधुनिकता। ता का मतलब युक्त, जैसे सुंदर में लगा देंगे तो सुंदरता, प्रभु में लगा देंगे तो प्रभुता, अस्मि में लगा देंगे तो अस्मिता। ता भी क्या है, प्रत्यय है, इक भी प्रत्यय है, अ उपसर्ग है, मूल शब्द है धुना, दैट इज कॉल्ड आधुनिकता। तो ये जो है 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी का एक बेहतरीन अल्फाज, दैट इज कॉल्ड आधुनिकता। लेकिन यहाँ तक के सफ़र के पीछे का जो बैकग्राउंड है कि विशेषकर भारतवर्ष के संदर्भ में, तो उसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन हमें करना है। पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के बाद आपको ये पता चलेगा वो कौन से पुष्प थे जिसकी वजह से इस कालखंड में गतिमानता आई और विगत से टूटता हुआ एक नाता हमें दिखाई दिया। किससे? विगत से टूटता हुआ नाता। तो आगे बढ़ते हैं। साहित्य के इतिहास में कोई युद्ध तो होता नहीं है कि उस 1761 के बाद बदलाव आ गया। आज साहित्य के इतिहास में काल का सीमांकन सबसे जटिल समस्या है। बाकी राजनीति में आप देखोगे तो मुगल काल यहाँ से यहाँ तक है, इसके पीछे जाएं तो खिलजी वंश यहाँ से यहाँ तक है, तुगलक वंश यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन साहित्य में के इतिहास में, यानी साहित्य इतिहास में काल का सीमांकन सबसे जटिल समस्या है। किसी कालखंड का आरंभ किस समय से होता है, इसे वैज्ञानिक सत्य के रूप में बताया नहीं जा सकता। एक कालखंड दूसरे कालखंड से अपने बदलाव के कारण अलग होता है। एक कालखंड दूसरे कालखंड से अपने बदलाव के कारण अलग होता है, और ये अलग होने के जो पक्ष हैं, अलग होने के जो कारक हैं, ये स्वतः दिखाई नहीं देते, बहुत धीरे धीरे परिलक्षित होते हैं। अलग होने के कारण एक कालखंड दूसरे कालखंड से अपने बदलाव के कारण अलग होता है, लेकिन बदलाव के जो लक्षण हैं वो यकायक नहीं होते। बदलाव की प्रक्रिया तो एक लंबे अरसे से चलती रहती है, पर नए कालखंड का निर्धारण तब हो पाता है
जब बदलाव के चित्तर हमारी आर्थिक सांस्कृतिक स्थितियों एवं कला रूपों, चाहे वो एकांकी, नाटक, साहित्य, कुछ भी हो, कला रूपों तथा भाषा में स्पष्टतः दिखाई देने लग जाते हैं, तब उस बदलाव की सीमा का निर्धारण हो सकता है। जब बदलाव के चित्तर हमारी आर्थिक सांस्कृतिक स्थितियों और कला रूपों तथा भाषा में स्पष्टतः दिखाई देने लगते हैं, तभी से हम उस कालखंड को अलग सीमांकन के रूप में, अलग समय के रूप में देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के विकास का क्रम एक शताब्दी से पहले ही प्रारंभ हो गया था। बदलाव के स्पष्ट चिन्ह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में दिखाई पड़ने लगे। 19वीं सदी का उत्तरार्ध यानी सन 1850 के बाद, 19वीं सदी का ये उत्तरार्ध है। 1801 में 19वीं सदी का पूर्वार्ध शुरू हो गया, यानी 19वीं सदी 1801 से 1850 तक 19वीं सदी का पूर्वार्ध, और ये 19वीं सदी का उत्तरार्ध यहाँ स्पष्ट दिखाई देने लगा। इसीलिए 1843 के आसपास से हम आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं, और रीतिगत प्रवृत्तियों का भी अंत हो गया। रीतिगत प्रवृत्तियों की रचनाएं बंद हो गई लिखना, तो यहाँ रीति काल का समापन हो गया। एक शताब्दी पहले से ही प्रारंभ हो गया। बदलाव के स्पष्ट लक्षण 19वीं सदी के उत्तरार्ध में दिखाई पड़ने लगे। 1843 में रीति साहित्य की जो रचनाएं वो समाप्त हो गई। अंतिम रचना 1843 में ही लिखी गई। 1850 में भारतेंदु का जन्म हुआ, लेकिन तब ये नहीं पता था कि ये व्यक्ति बड़ा साहित्यकार बनेगा क्या। तब तो उसका जन्म ही हुआ है, ये कोई विशेष घटना नहीं है। हालांकि भारत की पहली क्रांति 1822 ईस्वी में कुंजा के राजा विजय बहादुर सिंह ने की थी। विजय बहादुर सिंह गुर्जर ने 1822 में की थी। उसके बाद 1857 की क्रांति परिलक्षित हुई, तो ये भी उत्तरार्ध है। ये भी क्या है, उत्तरार्ध में स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। संयोग है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक हिंदी में, न कि भारतीय समाज में। भारतीय समाज की बात करोगे तो राजा राम मोहन राय का नाम आएगा, है ना। आधुनिक युग का निर्माता राजा राम मोहन राय। संयोग है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक जीवन बोध के, हिंदी साहित्य में प्रवर्तक भारतेंदु का जन्म 19वीं सदी के ठीक मध्य में यानी 1850 में हुआ। अतः इतिहास लेखकों ने इस वर्ष को ही आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ का वर्ष मान लिया। हालांकि ये कोई विशेष घटना नहीं है, पर ऐसा मान लिया 1850 के आसपास। मूल घटना ये है कि 1843 में लक्षण ग्रंथ, रीति ग्रंथ अंतिम बार 1843 में रचे गए। उसके बाद किसी रीति ग्रंथ का प्रणयन नहीं हुआ, तो वहाँ हमने रीति काल की समाप्ति मान ली 1843 में। सन 1858 में 1658 में जहाँ औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था, वहाँ से लगभग शुरू हुआ था कौन, रीति काल। किंतु इतिहास की जो गतिशीलता है, इतिहास की गतिमानता या बदलाव में यह वर्ष स्वयं किसी तरह की भूमिका अदा नहीं करता। कौन सा वर्ष, 1850 का वर्ष कोई विशेष तौर पर घटित नहीं है, न राजनीति के इतिहास के तौर पर, न साहित्य के इतिहास के तौर पर कोई विशेष तरह की भूमिका अदा नहीं करता 1850 का वर्ष। यदि हम सन 1857 को आधुनिक काल का प्रारंभिक बिंदु मान लिया जाए,
तो उपयुक्त दोनों बातें पूरी हो जाती हैं कि भारत में एक राजनीतिक क्रांति भी हुई और हिंदी साहित्य में एक नवीन विचारधारा का आगमन भी हुआ। दोनों बातें पूरी हो जाती। आधुनिक शब्द है दो अर्थों, एक तो मध्यकाल से भिन्नता, अलग होना, मध्यकाल से भिन्नता यानी रीतिकाल से भिन्नता, और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। भारतीय समाज जो है पारलौकिक दृष्टिकोण को अपनाता है, यानी मृत्यु के बाद अच्छा जीवन मिले, मृत्यु के बाद स्वर्ग मिले, ये पारलौकिक दृष्टिकोण है। लेकिन नवीन दृष्टिकोण कहता है कि इस जीवन में भी तो भला होना चाहिए, इहलोक और परलोक की अवधारणा। तो आधुनिक काल, आधुनिक शब्द दो अर्थों में मध्यकाल से भिन्न है, और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण की अब तो सुधरो, अब तो सुख मिले, इहलोक दृष्टिकोण की सूचना देता है, यानी वर्तमानता की तरफ बढ़ता है। मध्यकाल अपने अवरोध, बाधाओं, सामाजिक कुरीतियों, वो अवरोध थी, जड़ता और रूढ़िवादिता के कारण स्थिर और एकरस हो चुका था, स्थिर और एकरस हो चुका था। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि आदिकाल राजाओं और रानियों की प्रशस्ति में बीत गया। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो राजाओं और रानियों की युद्ध, यानी राजा और रानियों के शौर्य और प्रशस्ति में बीत गया, झूठी बड़ाई में ज़्यादा बीता। यानी हिंदी साहित्य का आदिकाल राजाओं और रानियों की प्रशस्ति में बीत गया। मध्यकाल की बात करें, उसमें पूर्व यानी भक्ति काल अप्रत्यक्ष तौर पर जनता से जुड़ा रहा, लेकिन वो सुपर नेचुरल पावर को समर्पित रहा, यानी ईश्वरीय सत्ता को समर्पित रहा। उसके बाद उत्तर मध्य काल, अर्थात अगर हम रीति काल की बात करें तो यह काव्य तो दरबारी देहरी के बाहर ही नहीं निकल पाया। आम जनजीवन का कोलाहल ये कवि सुन ही नहीं पाया। ये कवि का मतलब है रीतिकालीन कवि, वो तो दरबारी कवि था। सुरा, सुंदरी और सुराही के इर्द गिर्द ही रीतिकालीन साहित्य घूमता रहा। वो नारी के महीन से महीन चित्र उतारता रहा। उनके नैनों की प्यास अमिट थी, यानी नैनोत्सव का ऐसा रंग और ऐसी रंगोज्वल शब्दावली विद्यापति को छोड़कर साहित्य में अन्यतर दुर्लभ रही। अर्थात रीतिकाल नारी की तन ध्युति का अनुरागी था। वो नारी के पूज्य, पवित्र, भगिनी, मातृत्व और त्यागमयी रूप के दीदार वो कवि कर ही नहीं पाया था। कौन सा कवि? रीतिकालीन कवि। वास्तव में आधुनिक काल ही साहित्य का वास्तविक काल है, जिसने आम जनजीवन की पीड़ा का इजहार और इकरार अपने साहित्य में किया है। तो अगर वास्तव में साहित्य कहें तो आधुनिक काल का साहित्य ही वास्तव में साहित्य है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी हिंदी साहित्य में संवेदना के विकास में इस बात को रेखांकित किया है। अगर मैं बात करूं डॉक्टर विजय देवनारायण शाही की, तो उनकी किताब है लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहस। दूसरी किताब है धर्म सापेक्ष और धर्मनिरपेक्ष तत्वों की तलाश। तो उसमें उन्होंने बताया कि वास्तव में आधुनिक काल में लघु मानव की प्रतिष्ठा हुई है साहित्य में। लघु मानव का मतलब है आम आदमी की पीड़ा का इजहार और इकरार, आम आदमी की समस्याओं का इजहार और इकरार आधुनिक कालीन साहित्य में हुआ है। अस्तु आधुनिक काल का साहित्य ही वास्तव में साहित्य कहलाने का अधिकारी है। डॉक्टर विजय देवनारायण शाही। मध्यकाल अपने अवरोध, बाधाओं, जड़ता और रूढ़िवादिता के कारण स्थिर एकरस हो चुका था।
एक विशिष्ट ऐतिहासिक प्रक्रिया ने उसे पुनः गत्यात्मक बना दिया। एक विशिष्ट प्रकार की ऐतिहासिक प्रक्रिया जिसमें अंग्रेज आ गए ने उसे पुनः गत्यात्मक बनाया। मुस्लिम शासकों ने और मुस्लिम सभ्यता ने भारत को गत्यात्मक नहीं बनाया। सर, मुस्लिम शासकों ने और मुस्लिम सभ्यता ने भारत को गत्यात्मक क्यों नहीं बनाया? क्योंकि भारतीय सभ्यता उन मुस्लिम सभ्यता से कहीं गुना ऊंची थी, तो वो तो उसमें ही आत्मसात हो गए। जब स्वयं जिस समाज में आप जा रहे हो और तुमसे ज़्यादा वो उन्नत है, तो तुम तो उसमें समाहित हो जाओगे, उसका कोई विकास नहीं कर पाओगे। ऐसा स्थापत्य के मामले में भी और अन्य सभी मामलों में ऐसा ही दृष्टिगोचर होता है। इसलिए मुस्लिम सभ्यता के आगमन से तो आधुनिक सभ्यता का विकास कहीं हो नहीं सका। अंग्रेजों के कारण ही और ईसाइयों के कारण विशेष तौर पर एक उस गत्ते अवरोध को तोड़ करके और भारतीय संस्कृति आगे बढ़ी है, उसे गत्यात्मक बनाया, यानी गति मिली है। रीति काल में, इससे पूर्व का काल है आधुनिक काल से, रीति काल में कला साहित्य अपने अपने कथ्य श्रृंगार रस में डूबा रहा। वो दरबारी साहित्य था, अपने अपने कथ्य अलंकृत यानी अलंकार काल और शैली में एक रूप हो गए थे। वे घोर श्रृंगारिकता के बंधे घाटों में बह रहे थे। एक निश्चित परिपाटी में साहित्य लिखा जा रहा था, न उसके बाहर न उसके अंदर। जैसे घाट होता है, पानी उसी घाट में बहता है। श्रृंगारिकता के बंधे हुए घाटों से बह रहे थे। न छंदों में कोई वैविध्य था और न भाषाई विन्यास में, भाषा के प्रारूपीकरण में, न उनके ड्राफ्ट में, न विन्यास में। एक ही प्रकार के छंद और एक ही प्रकार के एक ही ढंग का साहित्य लिखा जा रहा था, जो केवल राजाओं की प्रसन्नता के लिए लिखा जा रहा था। और श्रृंगारिकता की घोर प्रवृत्ति यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है। एक ही प्रकार के विन्यास में, एक ही प्रकार के लगभग छंदों में और एक ही प्रकार के ढंग से लिखा जा रहा था। आधुनिक काल में उन बंधे हुए घाट जो रीति काल के घाट थे, साहित्यगत घाट हैं, उन बंधे हुए घाट टूट गए। आधुनिक काल में ये बंधी हुई परिपाटियाँ, ये बंधे हुए घाट टूट गए और जीवन की धारा विविध स्रोतों से, विविध झरनों से, विविध स्रोतों में फूट निकली। साहित्य मनुष्य के विशाल बृहत्तर सुख दुख का से पहली बार साहित्य जुड़ा है। मनुष्य के विशाल सुख दुख और आम आदमी के सुख दुख से पहली बार अगर साहित्य जुड़ा है तो आधुनिक काल का साहित्य है, जिसमें किसान पर भी कविता है, जिसमें मजदूर पर भी कविता है, जिसमें अकाल पर भी कविता है, जिसमें नारी पीड़ा पर भी कविता है, जिसमें विधवा विवाह पर भी कविता है, जिसमें सती प्रथा के उन्मूलन पर भी कविता है, जिसमें नारी शिक्षा पर भी जोर है, सर्व शिक्षा पर भी जोर है। वास्तव में आधुनिक काल ही ऐसा है जिसने उन पुराने घाटों को तोड़ा है और साहित्य पहली बार मनुष्य के विशाल सुख दुख से जुड़ा, पहली बार जो है जुड़ा। राइट नाउ फिर से मुझे डॉक्टर विजय देवनान शाही की ही याद आ रही है। आधुनिक शब्द से जो दूसरा अर्थ व्यक्त होता है, जो दूसरा अर्थ व्यंजित होता है, अभिव्यक्ति को प्राप्त करता है। अभिव्यक्त होता है यानी व्यंजक, जो चीज बाहर आती है, जो व्यंजना बाहर आती है। ध्वनि सिद्धांत भी आनंदवर्धन का है। आधुनिक शब्द से जो दूसरा अर्थ ध्वनित होता है वह है इहलौकिक दृष्टिकोण। इस जीवन को तो सुधारो, परलोक को बाद में देखेंगे। इहलोक, जैसे गोदान में आपने देखेंगे परलोक को सुधारने के लिए गाय दान में दी जाती है और इस जीवन में उसे गाय का दूध पीने को या गाय प्राप्य होती ही नहीं है। तो आधुनिक काल का दृष्टिकोण इहलौकिक ज़्यादा है, अपितु पारलौकिक कम है। वह इहलोक दृष्टिकोण का है
धर्म, दर्शन, साहित्य, चित्रकला आदि सभी के प्रति, सभी में नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। अगर हम चित्रकला की बात करें तो पहले जो है चित्र देवी देवताओं के बनते थे। अब क्या है, गरीब के, मजदूर के, उन माताओं के लिए जो तैयार यशोदा होती है चूने का घोल पिलाने को। महावीर प्रसाद द्विवेदी में तो युग में तो महावीर प्रसाद ने कहा था, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु तक आप कविता लिख सकते हैं। कविता का दायरा विस्तृत करिएगा। आप केवल देवी देवताओं, राजा रानियों तक सीमित मत रहिए। ये कविता का इनको विषय मत बनाइए। धर्म, दर्शन, साहित्य, चित्रकला आदि सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। विसर्ग संधि है, आवी प्लस भाव। सुधार, परिष्कार, प्योरीफाई, परिष्कार और अतीत की पुनः आख्या की गई, यानी इतिहास का एक पुनराख्यान हुआ। इतिहास की नई तरीके से व्याख्या हुई। पुनराख्यान नवीन दृष्टिकोण की ही देन है। नए तरीके से सोचा गया और इहलौकिक दृष्टिकोण को इस जीवन को सुधारने पर ज़्यादा जोर दिया गया। आधुनिक युग की ऐतिहासिक प्रक्रिया का ही परिणाम है कि साहित्य की भाषा भी बदल गई और ब्रज भाषा के स्थान पर साहित्य की भाषा भी खड़ी बोली हो गई। जो खड़ी बोली है मेरठ और दिल्ली के आसपास के भूभाग की भाषा है। विशेषकर मेरठ के गुजरों की भाषा को ही खड़ी बोली के नाम से अभिहित किया जाता है। दिल्ली में भी उसी समाज का बाहुल्य रहा है। आधुनिक युग की ऐतिहासिक प्रक्रिया का ही परिणाम है कि साहित्य की भाषा बदल गई। ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली और खड़ी बोली का उद्गम क्षेत्र है दिल्ली और मेरठ के आसपास का भूभाग, और वहाँ के गुर्जर समाज की भाषा ही जिसमें ओज पाया जाता है, जिसे खड़ी बोली और आज हिंदी के नाम से जाना जाता है। इस भाषा के ओज को पहचाना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, यानी काशी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रज भाषा के बीच में वो पैदा हुआ। लेकिन भारत को एक सूत्रता में बांधने की बात करें और स्वतंत्रता दिलाने की बात करें तो एक सार्वभौमिक भाषा की आवश्यकता थी, और ऐसी सार्वभौमिक भाषा जिसमें ओज हो, क्योंकि ब्रज भाषा में तो लालित्य पाया जाता है। इसलिए मेरठ की भाषा को, दिल्ली के आसपास की भाषा को उन्होंने पहचाना। इसलिए खड़ी बोली का उद्गम क्षेत्र मेरठ व दिल्ली के आसपास का भूभाग है। मेरठ व दिल्ली के आसपास का भूभाग है, और जिनकी भाषा में, वहाँ के अधिसंख्य नागरिकों की भाषा में ओज प्रधानता रही है। और विशेषकर ये मेरठ और दिल्ली में गुर्जर समाज की जो भाषा है वो ओज से परिपूर्ण रही है। तो यही भाषा आज भारत की खड़ी बोली है। परिणाम, साहित्य की भाषा बदल गई, क्योंकि रीतिकाल ब्रज भाषा का स्वर्णिम युग है। रीतिकाल ब्रज भाषा का स्वर्णिम युग है। लेकिन याद रहे, ब्रज भाषा आज़ादी नहीं दिला सकती। सर क्यों? ब्रज भाषा में ओज नहीं है, लालित्य सर्वाधिक है, रसवंती भाषा है। कौन? ब्रज। उधो मन नाही 10-20, एक हूँ तो कृष्ण संग गयो। लेकिन वैश्विक दृष्टिकोण पर एक सर्वमान्य भाषा की आवश्यकता थी, और जिसकी पूर्ति हुई खड़ी बोली के रूप में। ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपसे बातचीत कर ली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का जो उपविभाजन किया है, प्रथम उत्थान, द्वितीय, तृतीय उत्थान, जो विभाजन किया है वह एक सूत्रता के अभाव में विसंगतिपूर्ण हो गया। सर वो विभाजन विसंगतिपूर्ण कैसे हो गया?
एक तो गद्य ही साहित्य नहीं होता, गद्य तो कुछ भी नहीं होता पद्य के सामने, पद्य ही सब कुछ है। जब मनुष्य सर्वाधिक दुखी होता है तो भी पद्य ही गाता है, सुखी होता है तब भी पद्य ही गाता है, कोई प्रोग्राम होता है तब भी पद्य ही गाता है। जो शुक्ल के द्वारा किया गया उपविभाजन है वो एक सूत्रता के अभाव में विसंगतिपूर्ण हो गया। उन्होंने आधुनिक काल को दो खंडों में बांटा, आधुनिक काल को दो खंडों में बांटा, गद्य खंड और काव्य खंड। और बांटने के बावजूद भी इस काल को गद्य काल की संज्ञा दी। कौन से काल की? गद्य काल की संज्ञा से अभिहित करना विसंगति पूर्ण था। दूसरा ये बात अच्छी है कि आचार्य शुक्ल ने कहा कि आधुनिक काल की सबसे बड़ी घटना है गद्य का आविर्भाव। तो सर गद्य का आविर्भाव फिर सबसे बड़ी घटना कैसे? क्योंकि किसी देश को आज़ादी दिलानी हो, कोई राष्ट्रभाषा बनानी हो, राजभाषा बनानी हो, तो पद्य राजभाषा नहीं बन सकता, उसके लिए एक सशक्त गद्य भाषा की आवश्यकता होती है और जिसकी पूर्ति हुई खड़ी बोली के माध्यम से। आचार्य शुक्ल ने दो खंडों में बांटा, गद्य खंड और काव्य खंड। फिर क्या किया उन्होंने? फिर तीन उत्थानों में विभाजित किया। प्रथम उत्थान भारतेंदु, द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग। तीन उत्थानों में विभक्त किया, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। क्योंकि वो अपने समकालीनों के प्रति न्याय नहीं कर पाए आचार्य शुक्ल। अगर इसे वो उत्थान नाम नहीं देते तो उसे भारतेंदु युग पहले कहना पड़ता, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, और छायावादी युग का उन्हें अधिष्ठाता जयशंकर प्रसाद को कहना पड़ता। और ये कतई गवारा नहीं था किसको? आचार्य शुक्ल को। क्योंकि आचार्य शुक्ल 1884 में पैदा हुए और जयशंकर प्रसाद 1889 में। फिर भी दुनिया ने किसके काव्य को अपनी गोद में खिलाया और किसके काव्य को अपना कंठाहार बनाया? तो वो उत्तर है जयशंकर प्रसाद का। और ये बात कदापि उनको रास नहीं आई। किसको? आचार्य शुक्ल को ये बात रास नहीं आ रही थी। तीन उत्थानों में प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान के रूप में बांटा। इस खंड दृष्टि से जो शुक्ल ने खंड दृष्टियां की हैं, गद्य खंड और काव्य खंड, इसके बाद प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान के कारण इतिहास की जो निरंतरता है, निरंतरीय है। क्योंकि आधुनिक काल में एक निरंतरता है, संपूर्ण काल को ही अभिव्यक्त करना पड़ेगा, तो बांटने से उस कालखंड के दृष्टिकोण बढ़ जाते हैं। इस खंड की दृष्टि से इतिहास की जो निरंतरता होती है, कंटिन्यूटी है, निरंतरीय ओझल हो गया। छायावाद काल के पूर्व, इसी से तो आचार्य शुक्ल को दिक्कत थी। छायावाद काल के पूर्व हिंदी साहित्य परिष्कार की दो मंजिलों से गुजर चुका था। परिष्कार की, छायावादी युग से पूर्व, छायावाद में तो सशक्त खड़ी बोली सामने आ गई। छायावाद से पूर्व हिंदी साहित्य परिष्कार, परिष्कृता यानी रिफाइंड हो चुका था। दो अवस्थाओं से गुजर चुका था, परिष्कार की दो मंजिलों से गुजर चुका था। पहले तो पुनर्जागरण से गुजरा, यानी भारतेंदु युग में भी रिफाइंड हुई भाषा और साहित्य। फिर वो जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग। इन दो परिष्कार की परतों से, इन दो परिष्कृत छलनियों से गुजरकर एक सशक्त भाषा हमारे सामने आ गई थी। आधुनिक हिंदी भाषा का जो असली कारीगर है, इसीलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा गया। उन्होंने जागरण तो किया लेकिन सुधार ज़्यादा किया। सभी कवियों की रचनाओं को सुधारा, खड़ी बोली को परिष्कृत किया और खड़ी बोली को मानक साहित्यिक स्वरूप दिया। तो सर्वाधिक योगदान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। उन्हें आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का कारीगर या आधुनिक हिंदी खड़ी बोली की पाठशाला के नाम से भी अभिहित किया जाता है। यही कारण है कि हिंदी का स्वर्णिम काल है वो द्विवेदी युग से शुरू होता है। हिंदी भाषा का जो स्वर्णिम काल है वो द्विवेदी युग से शुरू होता है। हिंदी के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी गलती क्या है? वो स्वर्णिम काल के नाम से केवल भक्ति काल को जानते हैं। भक्ति काल साहित्य का स्वर्णिम काल है, रीति काल ब्रजभाषा का स्वर्णिम काल है,
खड़ी बोली का जो स्वर्णिम काल है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से शुरू होता है, इतना आपको याद रखना है। भाषाई विकास में आप पढ़ेंगे कि 1000 से लेकर 1800 ईस्वी तक, यानी प्रारंभिक काल हिंदी भाषा का प्रारंभिक काल कहा गया, जिसे हम पूर्व भारतेंदु युग कहते हैं। सन 1800 से लेकर के, क्योंकि सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, 1800 से लेकर 1900 तक के युग को हम हिंदी भाषा का प्रायोगिक काल कहते हैं। हिंदी भाषा का क्या कहते हैं? प्रायोगिक काल कहते हैं, जिसका दूसरा नाम भारतेंदु युग है। इसके बाद सन 1900 से लेकर अब तक हिंदी भाषा का स्वर्णिम युग कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम द्विवेदी युग भी है। अस्तु आप और हम हिंदी भाषा के स्वर्णिम युग में श्वास ले रहे हैं। हिंदी भाषा के स्वर्णिम काल में हमारा जन्म हुआ। राइट सर। तो 2 मंजिलों से गुजर चुका था हिंदी साहित्य। राजा राम मोहन राय को आधुनिक युग का निर्माता कहा जाता है। ये बात हिंदी की यहाँ नहीं हो रही है। आधुनिक युग का निर्माता स्वयं राजा राम मोहन राय है, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि के कारण जो रेनांसा हुआ, पुनर्जागरण आया, वह ऐतिहासिक तथ्य हो गया। ये इतिहासगत तथ्य है, ये साहित्यगत तथ्य नहीं है, राजनीतिगत तथ्य है। वह ऐतिहासिक तथ्य हो गया, सामाजिक तथ्य हो गया। इसका सीधा प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ा। साहित्य अपने नवीन वातावरण में, साहित्य अपने नवीन पर्यावरण से जुड़कर मध्यकालीन प्रवृत्तियों से बिल्कुल अलग हो गया। मध्यकाल से बिल्कुल अलग हो गया, पृथक हो गया। मध्यकालीन प्रवृत्तियों से बिल्कुल पृथक हो गया, यानी विगत से टूटता हुआ नाता, पूरी तरह से नाता तोड़ लिया। विगत से टूटता हुआ नाता हमें पूरी तरह से दिखाई देता है। विगत से टूटता हुआ नाता हमें पूरी तरह से परिलक्षित हुआ है। साहित्य अपने नवीन पर्यावरण से जुड़कर मध्यकालीन प्रवृत्तियों से बिल्कुल अलग हो गया, विलग हो गया, यानी विगत से टूटता हुआ नाता हमें परिलक्षित हुआ। अतः आधुनिक काल की पहली मंजिल पुनर्जागरण काल, यानी भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य में उसे हम भारतेंदु युग कहेंगे। अतः आधुनिक काल की पहली मंजिल को पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग कहना समीचीन होगा, और दूसरी मंजिल को जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग कहना अधिक समीचीन होगा। दूसरा मंजिल पर साहित्यकार अपने कथ्य और रूपाकार, कथ्य का जो रूप है, कहानी, नाटक, निबंध। कहानी की शुरुआत तो द्विवेदी युग में हुई, भारतेंदु युग में नहीं हुई। रूपाकार, भाषा के सुधार, सर्वाधिक भाषाई सुधार, परिष्कार में संलग्न दिखाई पड़ते हैं। द्विवेदी युग तक आते आते काव्य की भाषा भी खड़ी बोली हो गई। किसकी भाषा भी? काव्य की भाषा भी खड़ी बोली हो गई। भाषा के सुधार, परिष्कार में संलग्न दिखाई पड़ते हैं। अतः इसे सुधार काल की संज्ञा दी जानी चाहिए, या इसे हम द्विवेदी युग की संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। कोई भी बदलाव यूं ही नहीं आता, कोई भी बदलाव यूं ही नहीं आता, बल्कि उसके कुछ कारण होते हैं। कार्य और कारण की एक श्रृंखला होती है, बल्कि उसके कुछ कारण होते हैं। दो संस्कृतियों का अंतरावलंबन भी परिवर्तन के लिए उतना कारगर नहीं होता कि दो संस्कृतियां आपस में मिल जाएं और परिवर्तन हो गया। अंतर प्लस अवलंबन, यानी जिनमें अंतर है दो संस्कृतियों में, और उनके अंतर में जो अवलंबन, एक दूसरे का सहारा लेकर एक नई चीज बना दें, ऐसा भी यहाँ पर उतना नहीं है।
दो संस्कृतियों का अंतर और दोनों संस्कृति एक दूसरे का सहारा लेकर एक तीसरी नई संस्कृति का निर्माण कर दें, ऐसा भी यहाँ नहीं है। दो संस्कृतियों का अंतर प्लस अवलंबन परिवर्तन के लिए उतना कारगर नहीं होता, उतना कारगर नहीं होता जितने समाज के बुनियादी ढांचे को, समाज के बुनियादी ढांचे को बदलने वाले आर्थिक कारण प्रभावशाली होते हैं। यही वो युग है, यही वो आर्थिकता है जो एकदम बदलाव ला देती है। मनुष्य की तो बात ही छोड़िए, समाज के बुनियादी ढांचे से अर्थ बदलाव ला देता है। रिश्तों में परिवर्तन हो जाता है, भाई भाई से बदल जाता है, पत्नी नौकरी लगने पर पति को छोड़ देती है। ऐसी घटनाएं आप अमूमन देख रहे हो। उन सब के पीछे केवल अर्थ है। तो जो पूंजीवादी युग शुरू हुआ, अंग्रेजों का आगमन हुआ, वैश्विक स्तर पर जो है सोवियत संघ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा, साम्यवादी विचार धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे, पूंजीवाद बढ़ने लगा, मार्क्सवाद की परिधि कमज़ोर होने लगी। तो जो मुख्य कारण होता है वो आर्थिक होता है। बुनियादी ढांचे को बदलने वाले आर्थिक कारण ही सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं। मुख्य कारण आर्थिक होता है, आज भी है और कल भी था। मुख्य कारण आर्थिक होता है। सांस्कृतिक कारण तो गौण होते हैं कि भाई अंग्रेजों की वजह से हम ऐसे कपड़े पहनने लगे। जब पैसे ही नहीं होंगे तो तुम ऐसे पहनोगे कैसे? अंग्रेजों ने टीवी चला दिया तो हमने टीवी देख लिया और हम टीवी ले आए, ऐसा थोड़ी। उसके लिए पैसे होना भी निहायत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा कारण आर्थिक ही होता है। मुख्य कारण आर्थिक होता है, सांस्कृतिक कारण गौण होते हैं लगभग। पर इन दोनों को लाने का दायित्व जाने अनजाने में अंग्रेजों पर ही है। इसी की वजह से ऐसा हुआ है। आधुनिक होने का मूल कारण अंग्रेज ही हैं। साहित्य में भी इन्हीं की वजह से हुआ। अगर मुगलिया सल्तनत कायम रहती तो भारत कभी आज़ाद नहीं होता। ये तो ठीक रहा कि मुगलिया सल्तनत कमज़ोर पड़ गई अंग्रेज़ों के सामने और भारतवर्ष पहले से कमज़ोर था। तो हिंदू मुस्लिमों दोनों ने अपना दुश्मन किसको माना? अंग्रेज़ों को। इसलिए तीसरे दुश्मन को हराने के लिए दो दुश्मन एक हो गए। दो दुश्मन एक हो गए, कौन कौन? हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ों को हराना था। फिर जब उन्होंने अंग्रेज़ों को हरा दिया तो फिर वापस दुश्मनी बरकरार हुई। इसलिए भारत का विभाजन हुआ, क्योंकि दो दुश्मन थे जो कुछ समय के लिए एकाकार हुए थे। और इन दोनों को, चाहे वो सांस्कृतिक हो चाहे वो आर्थिक कारण हो, दोनों जाने अनजाने में अंग्रेजों पर ही रहा। लाने का दायित्व किस पर रहा? अंग्रेजों पर ही रहा। अंग्रेज इहलौकिक दृष्टिकोण पर जीवित रहते हैं। अतः आधुनिक काल की परिवर्तनमान प्रक्रिया को समझने के लिए, आधुनिक काल की परिवर्तनमान प्रक्रिया को समझने के लिए उन तमाम परिस्थितियों का विवेचन निहायत जरूरी और आवश्यक है। अगर हम बातचीत करें तत्कालीन राजनीतिक स्थिति की, तो लगभग समस्त भारत पर उस समय आधिपत्य हो चुका था अंग्रेजों का। अधिपति में ये प्रत्यय लगा दें तो आधिपत्य। तो पृष्ठभूमि में हम राजनीतिक स्थिति सर्वोपरि होती है और बदलाव में आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण होती है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ सन 1857 में हुआ। अगर माइक्रो बात करें तो सन 1843 से आपको हिंदी साहित्य में मानना पड़ेगा। ये तो राजनीतिक घटनाक्रम के आधार पर है। सन 1857 में हुआ, पर भारतवर्ष के आधुनिक बनने की प्रक्रिया की शुरुआत जो हुई थी वो लगभग एक शताब्दी पहले ही हो गई थी, 1857 से भी पहले। परंतु भारतवर्ष के आधुनिक बनने की प्रक्रिया की शुरुआत एक शताब्दी पूर्व सन 1757 ईस्वी में तभी हो गई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हरा दिया था। वास्तव में भारतवर्ष के आधुनिक बनने की प्रक्रिया की शुरुआत 1857 में नहीं, जबकि 1757 में तभी हो गई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था।
सिराजुद्दौला की हार के बाद, सिराजुद्दौला की हार के बाद संपूर्ण बंगाल पर, इसलिए अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता रही। लंबे समय तक अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता रही, समुद्र के नज़दीक था और वहीं से वो आए थे। सिराजुद्दौला की हार के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया 1757 के प्लासी के युद्ध में। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम भी पराजित हो गया। सिराजुद्दौला के बाद बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम भी पराजित हो गया। फिर 1764 में ही कड़ा के युद्ध में, जगह का नाम है कड़ा, 1764 में कड़ा के युद्ध में शाह आलम की रही सही शक्ति भी समाप्त हो गई। सम्राट ने यानी शाह आलम ने, मुगल सम्राट शाह आलम ने अब बंगाल, पूरा बिहार, बक्सर के युद्ध के बाद बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को बख्श दी कि ये सब आपके अधीन हैं। राइट सर। किंतु संपूर्ण देश पर आधिपत्य जमाने के लिए अंग्रेजों को दो अन्य शक्तियों को पराजित करना रहा। संपूर्ण देश पर आधिपत्य जमाने के लिए अंग्रेजों को दो अन्य शक्तियों को पराजित करना शेष था, और वे शक्तियां थी महाराष्ट्र के मराठे और पंजाब के सिख। मराठा भी गुर्जर हैं, यानी गुर्जरों के दो राजनीतिक क्षेत्र थे दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र। तो महाराष्ट्र महान है जो राष्ट्र, वो मराठा गुर्जरों ने, और सु है जो राष्ट्र, सौराष्ट्र, वो गुजरात, यानी सौराष्ट्र और महाराष्ट्र। दो शक्तियों को हराना शेष था, एक थी मराठा और दूसरे पंजाब के सिख। आज एक पंजाब जो पाकिस्तान में भी है उसको इंक्लूड करते हुए मराठे व सिख, तो दो शक्तियां हो गई। सिख, एक पंजाब आज भी पाकिस्तान में है, एक गुजरांवाला आज भी पाकिस्तान में है। इस एक पंजाब भारत में, आधा पंजाब आज पाकिस्तान में है, पंजाब का एक प्रांत है। एक गुजरात भारत में, एक गुजरांवाला आज पाकिस्तान का प्रांत है। वे शक्तियां मराठे और सिख। सिख तो पंजाब की सीमा में थे, परंतु मराठों का प्रभाव बहुत व्यापक था। मराठा मरता है या मारता है, परंतु मराठों का प्रभाव बहुत व्यापक था। पारस्परिक फूट और संघर्ष के कारण 80 का युद्ध हुआ। जगह का नाम है 80 का युद्ध, सन 1803 में। 80 और लासवारी का युद्ध 1803 में, दो युद्ध हुए, यानी पारस्परिक फूट और संघर्ष के कारण 80 के युद्ध में और लासवारी के युद्ध में, सन 1803 के युद्धों में मराठे विजित हो चुके थे। विजित होने का मतलब मराठे पराजित हो गए। अंग्रेजों ने मराठों को विजित कर लिया और उनकी संघ शक्ति क्या हो गई, समाप्त हो गई। सन 1839 में सिखों को पराजित करने के बाद संपूर्ण देश, 1849 ईस्वी में सिखों को पराजित करने के बाद संपूर्ण देश अंग्रेजों के अधीन हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और 1856 ईस्वी में अवध प्रदेश, अयोध्या, पूरा फैजाबाद वगैरह, सन 1856 में अवध भी अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। अवध भी 1856 में, उसके बाद 1857 में फिर क्रांति हुई, सम्मिलित कर लिया गया। इस विजय के कारण, इस अवध विजय के बाद कारण, यानी मराठा विजय, सिख विजय और अवध विजय के पश्चात अंग्रेज मदमोन्मत्त नशे में हो गए कि हमारे बराबर तो कोई विजेता नहीं है। मद प्लस उन्मत्त, नशे में चूर हो गए। गुण संधि है मद प्लस उन्मत्त। इस विजय के कारण अंग्रेजों का मदोन्मत्त हो जाना स्वाभाविक था। उनकी नीतियों से असंतुष्ट, अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट देसी राजाओं ने एकजुट होकर
सन 1857 ईस्वी में एक व्यापक स्तर पर विद्रोह किया। व्यापक स्तर पर विद्रोह किया, फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका परिणाम ये हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई। और सुनना, और भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपनिवेश बन गया। इससे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी, इसके बाद अंग्रेज महारानी के निमित्त भारतवर्ष एक उपनिवेश बन गया, अंग्रेजों का उपनिवेश बन गया। फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई और भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का क्या बन गया, एक उपनिवेश बन गया। तो ये हम राजनीतिक परिस्थिति पढ़ रहे हैं, अगली क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।